તો ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં પ્રચાર તેજ કરી દેવામાં આવ્યા છે ત્યારે ભાજપે ચૂંટણી પ્રચાર માટે દિગ્ગજ નેતાઓને મેદાને ઉતાર્યા છે। યુપીના ડેપ્યુટી સીએમ દિનેશ શર્મા પણ ગુજરાત ખાતે છે ત્યારે સુરત બાદ આજે દિનેશ શર્મા અમદાવાદમાં પણ પ્રચાર કરશે। દિનેશ શર્મા અગાઉ પ્રદેશ ભાજપ પ્રભારી પણ રહી ચૂક્યા છે ત્યારે દિનેશ શર્માએ ભાજપની રણનીતિને લઈને સંદેશ ન્યૂઝ સાથે ખાસ વાતચીત કરી। ગુજરાતમાં ચૂંટણીની જાહેરાત થઈ ચૂકી છે તેવામાં ભાજપે પણ પોતાના દિગ્ગજ નેતાઓને હવે મેદાને ઉતારી દીધા છે અને ગુજરાતમાં હવે પ્રચારની જવાબદારી અલગ અલગ મોટા નેતાઓને માથે સોંપી દેવામાં આવી છે। ત્યારે યુપીના પૂર્વ ડેપ્યુટી સીએમ અને દિગ્ગજ નેતા દિનેશ शर्मा પણ આજે અમદાવાદ ખાતે પહોંચ્યા છે કે જેમના માથે ગુજરાતમાં પ્રચારની જવાબદારી છે। તેમની સાથે सीधी बातचीत करीशू। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका संदेश न्यूज में। क्या कहेंगे, किस तरह की रणनीति होगी इस बार गुजरात में और कितनी सीटों तक गुजरात में बीजेपी का टारगेट है? और देखिए, मुझे कुछ जिलों में भी तुरंत जाने का मिला है। अहमदाबाद के तमाम जगहों पर गया, उसके बाद भरूच है, बड़ोदरा है, सूरत है। इन तमाम जगहों पर मुझे जाने का अवसर सामाजिक संस्थाओं के कार्यक्रमों में मिला है। राजनीतिक प्रदर्शन न होने के बावजूद जो वातावरण गुजरात में इस बार दिख रहा है, मैं समझता हूं कि आज़ादी के बाद गुजरात की राजनीतिक परिदृश्य का सबसे महत्वपूर्ण मुकाम पर आज गुजरात पहुंचा है। और वो स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है कि विपक्ष अपनी अस्तित्व की अंतिम लड़ाई लड़ रहा है गुजरात में। और मैं नहीं समझता हूँ कि पहले हम लोग एनालिसिस करते थे कौन सीटें जीतेंगे, कौन सी सीटें हमारी कमज़ोर हैं, कौन सी सीटें हम नहीं जीत सकते, इस प्रकार का एनालिसिस करते थे। आज ये है कि हम कौन सी सीट ऐसी नहीं दिखाई पड़ रही जिसको हम जीत नहीं सकते। मैं समझता हूँ कि 3/4 से अधिक बहुमत के साथ गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो इधर उधर के दल आए भी हैं, जो बरसाती बादल जैसे होता है, आता है और बरस कर भाग जाता है, उस तरीके के दल भी कुछ आए हैं। लेकिन मुझको लगता है कि अपना खाता ना तो वो खोल पाएंगे और ना ही अपनी पहचान बना पाएंगे। और इसका उदाहरण सबसे बड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी चुनाव हुए और उसमें आपने देखा कि जमानत जब्त होने का एक भारत का जो सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वो दिल्ली और पंजाब से आए हुए एक दल के नाम पे गया। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से मोदी जी ने काम किया है, अमित शाह जी ने जिस दृढ़ता के साथ में गृह मंत्री के रूप में 35A और 370 को हटाने का काम किया है, राम जन्मभूमि, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की प्रक्रिया हो, चाहे यूक्रेन से अपने नौजवानों को लाने का कार्य रहा हो, चाहे रोजगार सृजन का या आईटी के क्षेत्र में या डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में या किसानों को सम्मान निधि से लेकर यूरिया खाद उपलब्ध कराने तक का, मकान देने तक का, एक मोदी जी का जो कॉन्सेप्ट है, जो दीनदयाल जी का था कि भूल गए राष्ट्ररंग, भूल गए छकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। अब ये छोटे से व्यक्ति को भी मकान मिले, राशन मिले, 2-2 साल से 10 किलो राशन दे रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन भुखमरी की स्थिति पे जा रहे हैं कोरोना के बाद, और भारत में मुफ्त राशन, मुफ्त गैस का सिलेंडर, मुफ्त मकान, प्रधानमंत्री आवास, मुफ्त शौचालय और तमाम प्रकार की बड़ी सुविधाओं को देने के बाद में, मुफ्त वैक्सीनेशन करने के बाद भी आज हमारा जीडीपी ग्रो कर रहा है। यही नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। और मैं समझता हूँ ये फैक्टर इतनी तेजी से चला है कि आज वन साइडेड चुनाव गुजरात में दिखाई पड़ता है। सर, अभी अभी आपने बोला कि गुजरात में बहुमत के साथ आप जीतने जा रहे हैं, पर क्या लगता है कि इतनी महंगाई जो बढ़ी है या युवाओं के जो प्रश्न है, रोजगार का प्रश्न है, उसको चलते हुए युवा भाजपा को पसंद करेंगे इस बार? देखिए, प्रश्न तो तब खड़ा होता है जब काम ना हो। जब काम हो जाए और जितना कहा उससे अधिक काम हो जाए, तब कोई प्रश्न नहीं उठता है। और मैं समझता हूं कि गुजरात की राजनीतिक परिदृश्य का ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है। जो सरकार कोई आती है वो वादा करती है और वादा पूरा नहीं करती है। ये सरकार ने वादा भी पूरा किया और वादा के अलावा भी तमाम कार्य करके दिखाए हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि एक महत्वपूर्ण चरण है ये और इसमें चुनाव जीतेंगे।
सर अभी अभी मोरबी में जो हादसा हुआ, लोगों में बहुत दर्द है, कई लोगों ने अपने पूरे परिवार को खोया है। उसको चलते हुए अभी कितने आरोपी पकड़ने की बाकी है, उसको चलते हुए क्या लगता है कि लोग अभी भी भाजपा के साथ रहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है, उसका नाम लेते ही दुख और दर्द महसूस होता है। आपने देखा प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता, स्वयं अपने गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी वहां पर ड्यूटी लगाई और स्वयं गए, एक एक चीज को मॉनिटर किया। प्राकृतिक आपदा हो या किसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में कोई दुर्घटना हो, उसको सराहा नहीं जा सकता, लेकिन जिस तत्परता के साथ सरकार ने काम किया, सारी फोर्सेस लगी वहां पर। मैं समझता हूं कि जो सरकार का दायित्व था उसका निर्वहन सरकार ने किया है। सर अभी आप गुजरात में आए हो, बहुत शहरों में आप घूम रहे हो, आपको पता भी होगा शायद कि 2017 में जो पाटीदार आंदोलन हुआ, उसको चलते हुए पाटीदार नाराज थे, फिर भी बीजेपी की जीत हुई कहीं ना कहीं। और अभी 2022 में चौधरी समाज जो नाराज चल रहा है, बहुत जगह आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है आपको कि जो समाजों का आंदोलन है बीजेपी के वोट बैंक तोड़ सकता है? देखिए, बीजेपी जाति, राजनीति, क्षेत्र, संप्रदाय के आधार पर राजनीति नहीं करती। और आपने जो पाटीदार और चौधरी समाज का नाम लिया है, तो मैं समझता हूं कि चौधरी समाज और पाटीदार समाज या और समाज, ये सब भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत मतदाता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने इनके सारे कार्यों को किया है। तो मैं नहीं समझता हूं कोई कारण हो कि कोई चुनाव में नाराज दिखाई पड़े। और ये एक ऐसा महत्वपूर्ण समय है जिसमें जनता को केवल गुजरात का भविष्य का निर्णय नहीं करना है। गुजरात की प्रचंड बहुमत की जीत, गुजरात के नरेंद्र मोदी जी को देश का पुनः 2024 में प्रधानमंत्री बनाने की जो शिलान्यास है, वो यहाँ पर होगा। उसकी आधार गुजरात रखेगा। और मैं समझता हूँ ये 2000 चुनाव के पहले की जो आधारशिला है, वो गुजरात की विजय होगी। सर अंतिम सवाल है मेरा, गुजरात में बहुत पेपर कांड हुए, बहुत पेपर लीक हुए, उसको चलते हुए भी युवाओं क्यों भाजपा पे भरोसा करें? देखो, युवाओं को अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के माध्यम से हो, चाहे आईटी के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशनल हब को बनाते हुए हो, चाहे गवर्नमेंट की सर्विसेज को दिया जाने वाला हो, चाहे एजुकेशन के सेंटर में दिया जाने वाला हो, चारों तरफ युवाओं को केंद्र बिंदु बनाकर ही जो बीजेपी की सरकार है, चाहे केंद्र में चाहे प्रदेश में, गुजरात के, उसने काम किया है और युवाओं को ही आगे रखकर सारे कार्यक्रमों का नियोजन किया है। मैं नहीं समझता हूं कि जो आकर्षण का केंद्र युवाओं का है वो बीजेपी के अलावा कहीं और जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो આ હતા ભાજપના દિગ્ગજ નેતા દિનેશ શર્મા કે જેઓ યુપીના ડેપ્યુટી સીએમ પણ રહી ચૂક્યા છે અને તેમનું કહેવું છે કે આઝાદી પછી સૌથી વધુ સીટો સાથે બહુમત સાથે ભાજપ આ વખતે ગુજરાતમાં જીતશે તેવો આશાવાદ પણ તેમને વ્યક્ત કર્યો છે। કેમેરામેન પુખરાજ શર્મા સાથે નિકુલ પટેલ, સંદેશ ન્યૂઝ, અમદાવાદ।